चल, कल बात कर रहे थे हम लोग तीसरा पार्ट पढ़ रहे थे रिएक्शन मैकेनिज्म का अटैकिंग रिएजेंट। लेक्चर आज मिल जाएगा शाम तक, जिनका नहीं हुआ है वो कंप्लीट करना। बात हो रही थी अटैकिंग रिएजेंट क्या है, तो ऐसे सब्सटेंस जो रिएक्शन में गेट बनता है सबस्ट्रेट के ऊपर क्या करते हैं, अटैक करते हैं, उन्हें हम नाम देते हैं अटैकिंग रिएजेंट। जनरली चार टाइप के, पहला दैट इज द इलेक्ट्रोफाइल, दूसरा न्यूक्लियोफाइल, तीसरा फ्री रेडिकल, चौथा कार्बन। इसमें से एक पहले ही पढ़ चुके हैं, फ्री रेडिकल। अब बचा है इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। तो कल डेफिनेशन डिस्कस कर चुके थे कि ऐसे सब्सटेंस जो अटैक करें ऐसी जगह पे जहां पर निगेटिव चार्ज डेंसिटी हो एंड एक्सेप्ट करें इलेक्ट्रॉन, ना कि अट्रैक्ट। क्या करें, एक्सेप्ट। तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना मतलब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट तभी करेंगे जब उसको लविंग होंगे ये, तो दैट इज द, इन्हें हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज, दैट इज द इलेक्ट्रोफाइल। ये इलेक्ट्रॉन को प्यार कर रहे हैं, इसलिए कहां पे अटैक कर रहे हैं, जहां पर इलेक्ट्रॉन कैसा है, ज्यादा। और दूसरा न्यूक्लियोफाइल, तो न्यूक्लियो का मतलब न्यूक्लियस, दैट इज पॉजिटिव चार्ज। तो ऐसे सब्सटेंस जो अटैक करते हैं रिएक्शंस में सबस्ट्रेट के ऊपर, कहां पर, जहां पर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी रीजन कैसा होता है, ज्यादा। अब पॉजिटिव चार्ज तो एक्सेप्ट कर नहीं पाएंगे क्योंकि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में से ना प्रोटॉन निकलते हैं ना उसको डाले जाते हैं, तो ट्रांजिशन किसका करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स देने पड़ेंगे उसको, क्योंकि वहां से इलेक्ट्रॉन मिलेंगे नहीं। पॉजिटिव चार्ज को कम करना है तो इलेक्ट्रॉन उसे डोनेट करने होंगे। तो फिर ऐसे सब्सटेंस जो अटैक करते थे एट द सेंटर ऑफ ए पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी रीजन एंड डोनेट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या डोनेट द इलेक्ट्रॉन पेयर, कहलाए जाते हैं ये न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन देते हैं तो जो देने वाले होते हैं वो लेविस बेस कहे जाते हैं। इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो लेने वाले लेविस एसिड कहलाए जाते हैं। तो इलेक्ट्रोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल एक प्रकार से एसिड बेस की तरह काम करते हैं। किस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, लेविस या लुइस के अकॉर्डिंग, लेविस या फिर लुइस। क्लियर। चल आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट बात कर रहे थे एग्जाम्पल। आइए एग्जाम्पल देखें, कौन एग्जाम्पल होते हैं इलेक्ट्रोफाइल के और कौन एग्जाम्पल है न्यूक्लियोफाइल के। तो पहला एग्जाम्पल इलेक्ट्रोफाइल का, ऑल द नॉन मेटल कैटायन, जितने भी नॉन मेटल कैटायंस होते हैं, कौन से कैटायन, नॉन मेटल के कैटायन, मेटल के नहीं, नॉन मेटल के कैटायन, ये सारे के सारे नॉन मेटल के कैटायन वर्क करते हैं इलेक्ट्रोफाइल की तरह। जैसे एग्जाम्पल Cl प्लस, Br प्लस, ये देखो नॉन मेटल है और उसका कैटायन है I प्लस, NO2 प्लस, SO2 प्लस। क्लियर। SO2 प्लस, दैट इज द SO3 प्लस, NO3 प्लस, ये सारे के सारे CH3 प्लस, C2H5, H प्लस, C2H5 प्लस या CH3 CH2 प्लस, ये सभी के सभी नॉन मेटल के कैटायन है। तो ये एग्जाम्पल किसका होंगे, इलेक्ट्रोफाइल। पर एक्सेप्ट किसको छोड़कर, एक्सेप्ट अमोनियम एंड हाइड्रोनियम। इसका नाम अमोनियम है, इसका नाम हाइड्रोनियम, हाइड्रोनियम आयन। ये भी नॉन मेटल के कैटायन है, पर ये इलेक्ट्रोफाइल्स की तरह काम नहीं कर पाते। अब ये इलेक्ट्रोफाइल्स क्यों नहीं कर पाते, पर जबकि ये नॉन मेटल के कैटायन है, पर ये इलेक्ट्रोफाइल्स की तरह काम नहीं करते। देखेंगे जरा, ये आपका नाइट्रोजन है,
और इसने बॉन्ड बनाए हैं 4 हाइड्रोजन के साथ। तो जरा देखो, इसके बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? 5, 4 बॉन्ड बना लिए, कितने हो गए? 9, और 1 इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया क्योंकि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो 1 इलेक्ट्रॉन चला गया। तो इसके बैलेंस सेल में कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 8 बैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्लियर? अब कोई इलेक्ट्रॉन्स आया तो पहले तो ये पॉजिटिव चार्ज है, वो क्या करेगा? इस इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, तो इसने अट्रैक्ट कर लिया, तो ये पास में आ गया इलेक्ट्रॉन। अब बात आती है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लिया, अब बात आती है एक्सेप्टेंस की, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल ये अट्रैक्ट करना नहीं कहलाया जाएगा इलेक्ट्रोफाइल। वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करे और उसके बाद क्या करे? एक्सेप्ट करे। तो अब जरा देखिए, तो अभी देखिए जरा, यहां पर ये इलेक्ट्रॉन आना चाहता है, पर नाइट्रोजन सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, इसकी बैलेंस सेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो नहीं सकते, क्योंकि फर्स्ट एंड सेकेंड पीरियड के जो एलिमेंट है उनके बैलेंस सेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो नहीं सकते। ऑलरेडी पहले ही से इसके बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 फुलफिल है, तो फर्दर ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। कौन? नाइट्रोजन। और जब एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा ये इलेक्ट्रॉन्स को, तो कभी भी वर्क नहीं कर पाएगा किसकी तरह? इलेक्ट्रोफाइल। क्योंकि डेफिनेशन इलेक्ट्रोफाइल की, अटैक द एट द सेंटर ऑफ हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन। अब यहां पर ये सिर्फ अट्रैक्ट कर रहा है, एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। और बेटा अट्रैक्ट करना प्यार नहीं कहलाया जाएगा, क्या कहलाया जाएगा? एक्सेप्ट करना। तो दैट इज द, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, सो ये कभी भी वर्क नहीं कर पाएंगे किसकी तरह? इलेक्ट्रोफाइल। अब ये क्यों एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे? तो आप कहेंगे ड्यू टू, यहां पर क्या है? ड्यू टू फुलफिल्ड बैलेंस सेल। यहां पर इसके पास क्या है? फुलफिल्ड बैलेंस सेल। बैलेंस सेल पूरी भरी होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, सो ये वर्क नहीं कर पा रहे किसकी तरह? इलेक्ट्रोफाइल। सिमिलरली ऐसे ही हाइड्रोनियम आयन में है, जरा देखें, ये हाइड्रोनियम आयन बन गया आपका। ये आपका हाइड्रोनियम आयन, जरा देखो ऑक्सीजन को, इसके बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? 6, 3 बॉन्ड बना लिए, कितने हो गए? 9, 1 चला गया क्योंकि प्लस चार्ज है, तो फिर से कितना बचा? 8 बैलेंस इलेक्ट्रॉन इनके बैलेंस सेल में। अब बेटा ये भी सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, 8 से ज्यादा बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स नहीं रख सकता। अब मान लो इसने अटैक कर दिया, जहां पर कहीं इलेक्ट्रॉन्स है तो कर दिया अटैक, प्लस चार्ज होने के कारण अट्रैक्शन आया, इसको इलेक्ट्रॉन से अटैक कर दिया इसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रीजन पर। अब बात आई एक्सेप्ट करने की, तो पहले ही से बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। अब ये फर्दर इस इलेक्ट्रॉन को अपने पास नहीं प्रेजेंट कर सकता, दैट इज द, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। और जब तक ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करेगा, जब तक ये वर्क नहीं कर पाएगा किसकी तरह? इलेक्ट्रोफाइल। तो क्या बोला जा रहा है? जितने भी नॉन मेटल कैटाइंस होते हैं जनरली वो इलेक्ट्रोफाइल्स की तरह काम करते हैं, पर एक्सेप्ट 2 को छोड़कर। एक अमोनियम, दूसरा हाइड्रोनियम, ये भी नॉन मेटल के कैटाइन है, पर दे नेवर वर्क एज ए इलेक्ट्रोफाइल बिकॉज दे अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन, नॉट एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन। ये केवल अट्रैक्ट कर पाते हैं इलेक्ट्रॉन को, एक्सेप्ट नहीं करते, सो ये कभी वर्क नहीं कर पाएंगे किसकी तरह? इलेक्ट्रोफाइल। इसका पहला एग्जाम्पल देखिए, न्यूक्लियोफाइल का। ऑल द negatively charged ions, that is anions। तो जितने भी इस दुनिया में एनायंस होते हैं, कोई एक्सेप्शन नहीं इसका, जितने भी दुनिया में एनायंस होते हैं वो सबका सब किसका काम करते हैं? न्यूक्लियोफाइल। बनाओ, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, बात करें OH माइनस, HS माइनस, RO माइनस, CH3O माइनस, C2H5O माइनस, CH3COO माइनस, SO3 माइनस माइनस, NO2 माइनस, NO3 माइनस, CCl3 माइनस। जितने भी निगेटिवली चार्ज आए हैं, कोई एक्सेप्शन नहीं, जितने भी दिखे। चलो इधर बना दो साइनाइड, Cn माइनस,
और इसमें चार्ज कार्बन के ऊपर है, साइनाइड हो गया। और भी जितने भी निगेटिवली चार्ज आयंस होते हैं वो सब का सब एग्जाम्पल होते हैं किसका, दैट इज द न्यूक्लियोफाइल का। और जितने भी नॉन मेटल कैटायंस होते हैं दो को छोड़कर, अमोनियम एंड हाइड्रोनियम, वो किसका एग्जाम्पल होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल का। नोट करें, राइट डाउन करें फास्ट जल्दी से। पहला एग्जाम्पल, टोटल उसके 4 है, इसके 5 है। कैटेगरी है, फिर उसमें एग्जाम्पल कई सारे हैं। तो जितने भी निगेटिवली चार्ज आयंस दैट इज एनायंस, ये सब किसकी तरह काम करेंगे, न्यूक्लियोफाइल। क्यों न्यूक्लियोफाइल करेंगे, क्योंकि ये निगेटिव चार्ज है, तो निगेटिव कहाँ अटैक करेगा, पॉजिटिव चार्ज, और ये भी चार्ज कम करने की कोशिश करेंगे। तो ये अपने निगेटिव चार्ज को वहां पर डोनेट करेंगे, और जब डोनेट करेंगे तो वर्क करेंगे किसकी तरह, न्यूक्लियोफाइल की तरह। हो गया एग्जाम्पल। चल नंबर 2, नंबर 2 एग्जाम्पल देखिए। दूसरा नंबर 2 एग्जाम्पल, मॉलिक्यूल। दूसरा एग्जाम्पल, मॉलिक्यूल इन विच सेंट्रल एटम हैव just 2 electrons sought to form stable octet। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनके सेंट्रल एटम के पास जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन शॉर्ट हो, क्या करने के लिए, स्टेबल ऑक्टेट फॉर्म करने के लिए। मतलब बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने के लिए, 8 इलेक्ट्रॉन इन बैलेंस सेल, इसी को बोलते थे ऑक्टेट। तो किसी भी मॉलिक्यूल जिनके पास 2 इलेक्ट्रॉन कम है, बैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन रखने के लिए या स्टेबल ऑक्टेट बनाने के लिए, ऐसे सारे के सारे मॉलिक्यूल्स वर्क करेंगे किसकी तरह, इलेक्ट्रोफाइल। एग्जाम्पल देखो, जैसे कि AlCl3, जरा पहचानो इसमें, एल्युमिनियम बोरोन फैमिली का मेंबर है, 3 बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन है, 3 इसने शेयर कर लिए, कितने हो गए, 6। 8 होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन कमी, 2 की। तो ये देखिए कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही, AlCl3 वैसी AlF3 BF3 में देखो जरा, बोरोन के पास कितने बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन है, 3 शेयर कर लिए, कितने हो गए, 6। अभी भी कितनी कमी है, जस्ट 2 की, 8 इलेक्ट्रॉन होने के लिए। BH3 SnCl2 को देखो, ये कार्बन फैमिली का मेंबर है, इसके बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। 2 इसने शेयर कर लिए, कितने हो गए, 6। कितनी कमी, 2 की। PbCl2 देखो, क्लियर। और भी पर इतनी सी काम चलाएंगे। यहां पर देखें, और ऐसे मॉलिक्यूल जिनके पास जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन शॉर्ट होते हैं स्टेबल ऑक्टेट करने के लिए, उन्हीं को क्या बोलते हैं, लेविस एसिड। तो ये जितने भी लेविस एसिड है वो किसकी तरह काम करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। नेक्स्ट इसमें दूसरा एग्जाम्पल, मॉलिक्यूल इन विच सेंट्रल एटम हैव 1 or more lone pair of electron, 1 or more lone pair of electron with complete octet, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन इन बैलेंस सेल। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनके सेंट्रल एटम के पास क्या हो, एक या एक से ज्यादा लोन पेयर, किसके साथ, कंप्लीट ऑक्टेट के साथ, वो मॉलिक्यूल भी किसकी तरह वर्क करेंगे, न्यूक्लियोफाइल। एग्जाम्पल देखें, जैसे कि HX
Hx में इस हैलोजन को देखो, ये है सेंट्रल एटम, इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? 7, एक शेयर कर लिया 8, पर 7 थे, 7 में एक ही शेयर किया, 3 कैसे हैं? 9 मतलब 6 कैसे हैं? नॉन बॉन्डिंग, तो 3 लोन पेयर है इसमें। और वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। तो देखो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। अब Hx में x की वैल्यू पुट कर दो तो क्या हो जाएगा? HF, HCl, HBr, HI। ऐसे देखो इधर H2O। ऑक्सीजन के पास बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? 6। कितने शेयर कर लिए? 2, 8 हो गए, पर 6 में से 2 ही शेयर हुए, तो 2 लोन पेयर है। बैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तो ये भी न्यूक्लियोफाइल। ऐसे अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल होगा आपका। दैट इज ऐसे ही अमोनिया, देखो अमोनिया के पास कितने बैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स थे? 5, 3 शेयर कर लिए, 8 है, एक लोन पेयर। फॉस्फीन, अमोनिया, फॉस्फीन, PCl3, PbR3 और SO2, IF5, ये सब एग्जाम्पल है किसके? न्यूक्लियोफाइल के। और भी है, पर इतने से काम चलाएंगे। ईथर भी है, ईथर भी बना लो। ये देखिए, तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनके सेंट्रल एटम के पास एक या एक से ज्यादा लोन पेयर हो कंप्लीट ऑक्टेट के साथ, वो न्यूक्लियोफाइल। और ऐसे मॉलिक्यूल जिनके पास एक या एक से ज्यादा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं कंप्लीट ऑक्टेट के साथ, उन्हें क्या बोला जाता है? लेविस बेस। तो लेविस बेस किसकी तरह काम करते हैं? न्यूक्लियोफाइल। और लेविस एसिड किसकी तरह काम करते हैं? इलेक्ट्रोफाइल। कुछ एग्जाम्पल लेविस एसिड के सामने बने हैं, AlCl3, BH3, BF3, AlF3, SnCl2, PbCl2, ये सारे के सारे नोट करें फटाफट। 2 एग्जाम्पल हो गए। हटा, चलो नोट हो गया। चल थर्ड एग्जाम्पल लिखे इलेक्ट्रोफाइल में। कैटेगरी एग्जाम्पल फिर आएंगे। थर्ड कैटेगरी इलेक्ट्रोफाइल्स की क्या है? तो मॉलिक्यूल इन विच सेंट्रल एटम हैव d orbitals and its all valency। ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें सेंट्रल एटम के पास d ऑर्बिटल हो एंड इट्स ऑल वैलेंसी अटैच विथ मीना, अटैच विथ मीना। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें सेंट्रल एटम के पास क्या हो? d ऑर्बिटल, और उसकी सारी की सारी वैलेंसी अटैच किससे हो? मीना से। मीना का मतलब कौन कौन से एलिमेंट होते हैं? फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन। तो एक ऐसा मॉलिक्यूल हो जिसमें सेंट्रल एटम के पास d ऑर्बिटल और उसकी सारी की सारी वैलेंसी, जितनी वैलेंसी है वो मीना से अटैच हो, तो ये भी मॉलिक्यूल वर्क करेगा इलेक्ट्रोफाइल। जैसे कि SO3 वैलेंस सल्फर है, थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, तो इसमें d ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगे एज वेल एज इसकी वैलेंसी 6 है, 6 के 6 बॉन्ड बनाए सल्फर ने, तो ये देखिए आपका SO3। ऐसे PCl5 हो जाएगा। ऐसे ही कौन हो जाएगा आपका? दैट इज द PCl5 हो गया। IF7 क्लियर। और सोचो दैट इज SiCl4। IBr7, ClF7, SO3, PCl5, IF7, SiCl4, IBr7, ClF7 और कौन बचा है?
इतने ही से काम चला लो, चलो इतने ही से काम चला लो। इधर आ जाओ, नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल देख। तीसरा, तो तीसरा इलेक्ट्रोफाइल्स का क्या एग्जाम्पल है? ऐसे मॉलिक्यूल जिनके सेंट्रल एटम के पास क्या हो, डी ऑर्बिटल्स एंड सारी की सारी वैलेंसी किससे अटैच हो, मीनास से। तो ये भी एग्जाम्पल होंगे आपका किसका, इलेक्ट्रोफाइल। नंबर थर्ड एग्जाम्पल इसमें हो गया। चल नंबर थर्ड एग्जाम्पल इसमें ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड। कौन सा? ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड। जितने भी ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड होते हैं वो सारे के सारे एग्जाम्पल होते हैं ऑल ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड। ये सारे के सारे एग्जाम्पल होते हैं किसका? दैट इज न्यूक्लियोफाइल का। एग्जाम्पल देखे जैसे कि आरएमजीएक्स, आरएमजीएक्स को क्या बोला जाता है? ग्रिग्नॉट रिएजेंट। जितने भी टाइप के ग्रिग्नॉट रिएजेंट रहते हैं वो सब के सब न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करते हैं। जैसे कि आर की वैल्यू पुट कर दो, CH3Mg, X की वैल्यू ले लो तो Br, ये बन गया मीथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब जरा देखो कार्बन मैग्नीशियम में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा? कार्बन की। किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा? कार्बन की। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो कार्बन इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा, तो इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे कौन सा चार्ज? प्लस। तो नेगेटिव चार्ज स्पीशीज को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोफाइल। ऐसी C2H5Br ले लो, C2H5MgCl ले लो, इथिल मैग्नीशियम क्लोराइड, ये भी किसके तरह काम करेगा? न्यूक्लियोफाइल। C6H5 दैट इज फिनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ले लो, C6H5MgBr, फिनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इसमें देखिए फिनिल ग्रुप लगा हुआ है, इसमें कार्बन से जुड़ा है मेटल, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, मेटल की कम, तो इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। इस पे नेगेटिव चार्ज है तो ये किसकी तरह काम करेगा? न्यूक्लियोफाइल। ये भी न्यूक्लियोफाइल आपका। नेक्स्ट और देख लो इसमें ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में एक टेट्राइथिल है, किसकी तरह काम करता है ये? टेट्राइथिल किसकी तरह काम करता है ये? एंटी नॉकिंग कंपाउंड। उस दिन बताया था इसके बारे में। ये भी एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। देखो इसमें कार्बन किससे जुड़ा है? लेड से। ये मेटल है, वो नॉन मेटल है, तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे प्लस चार्ज। नेगेटिव चार्ज स्पीशीज को क्या कहेंगे? बोलो भैया, न्यूक्लियोफाइल। आगे आ जाओ, डाई एल्किल लिथियम क्यूप्रेट। डाई एल्किल लिथियम क्यूप्रेट नाम है इसका। ये भी एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, डाई एल्किल लिथियम क्यूप्रेट। लिथियम क्यूप्रेट ये भी एक है आपका ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है और इसको कॉमनली गिल्मॉस रिएजेंट बोलते हैं। क्या नाम देते हैं इसको? गिल्मॉस रिएजेंट। केमिकल नेम इसका डाई एल्किल लिथियम क्यूप्रेट, कॉमनली इसको गिल्मॉस रिएजेंट कहते हैं। इस गिल्मॉस रिएजेंट में ये कार्बन डायरेक्टली लिथियम से जुड़ा है, कार्बन नॉन मेटल है, लिथियम मेटल है। नॉन मेटल इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेंगे, तो इन पे कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज आएगा तो साहब ये कैसे हो जाएंगे आपके? न्यूक्लियोफाइल। नोट करें। फटाफट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड एग्जाम्पल होंगे आपके न्यूक्लियोफाइल का। ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें सेंट्रल एटम के पास डी ऑर्बिटल हो, सारी की सारी को वैलेंसी या कोवैलेंसी अटैच हो किससे? मीनास से। उन्हें हम नाम देंगे क्या? इलेक्ट्रोफाइल। हो गया नोट? हटाए, नोट करो। चलो नंबर 4। नंबर 4 एग्जाम्पल, ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें
कार्बन डायरेक्टली अटैच हो मीना से बाई मल्टीपल बॉन्ड के द्वारा। ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें कार्बन डायरेक्टली अटैच हो किससे, मीना से, किसके द्वारा, मल्टीपल बॉन्ड के द्वारा, मतलब डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड। तो ऐसी स्पीसीज जिसमें कार्बन डायरेक्टली अटैच हो मीना से बाई मल्टीपल बॉन्ड के द्वारा, तो ये स्पीसीज भी वर्क करती हैं इलेक्ट्रोफाइल की तरह। तो क्या बोला गया, ऐसे स्पीसीज या मॉलिक्यूल इन विच कार्बन डायरेक्टली अटैच विथ मीना, कार्बन डायरेक्टली अटैच विथ मीना, मीना को ध्यान रखना, अटैच विथ मीना। बस तुम ही लोग समझ सकते हो ये मीना कौन है, बाकी लोगों को समझने में दिक्कत जाएगी कि मीना जी हमारी कौन है ना। बाकी सब मीना को दूसरा मीना समझेंगे, है ना। किसी का नाम तो नहीं करता मिनी है, मीना नाम तो नहीं है, मिनी बोलते। चलो आगे बढ़ो। मॉलिक्यूल इन विच कार्बन, देखो गलती कर दी, बात को थोड़ी सी कटना स्टार्ट किया, कंसंट्रेशन डिस्टर्ब। मॉलिक्यूल इन विच कार्बन डायरेक्टली अटैच विथ मीना बाय मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड का मतलब कौन सा बॉन्ड, डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स भी किसकी तरह वर्क करेंगे भैया, इलेक्ट्रोफाइल। एग्जाम्पल देखो, जैसे कि कार्बोनिल ग्रुप, इसमें देखो कार्बन से डायरेक्टली अटैच है कौन, ऑक्सीजन। तो देखो जरा ध्यान से, कार्बोनिल ग्रुप कंपाउंड है, देखो जरा ध्यान से, इसमें किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, कार्बन की कि ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन। तो ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा तो इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे प्लस चार्ज। अब ये कार्बन है और अभी पढ़ा कि नॉन मेटल्स के ऊपर क्या प्रेजेंट हो, प्लस चार्ज। तो नॉन मेटल और उसके ऊपर प्लस चार्ज प्रेजेंट हो तो वो स्पीसीज किसकी तरह काम करेंगी, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। तो ये इलेक्ट्रोफाइल। ऐसी देखो साइनाइड, इसकी बात कर रहे हैं, साइनाइड की, ये है साइनाइड आपका। जरा देखो ये कार्बन, कार्बन के और नाइट्रोजन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, नाइट्रोजन। तो ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगी तो इस पे नेगेटिव चार्ज और इस पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब कार्बन कंटेनिंग पॉजिटिव चार्ज कहा जाएगा नॉन मेटल में पॉजिटिव चार्ज, तो दैट इज द इलेक्ट्रोफाइल। आगे बढ़ो, इसका नंबर 4 एग्जाम्पल, इसका नंबर 4 एग्जाम्पल सेम, यही सेम एज इलेक्ट्रोफाइल, सेम एज इलेक्ट्रोफाइल। मतलब जो आपने इलेक्ट्रोफाइल्स में लिखा है वही न्यूक्लियोफाइल, मतलब ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें कार्बन डायरेक्टली अटैच हो किससे, मीना से, किसके द्वारा, मल्टीपल बॉन्ड। ये न्यूक्लियोफाइल की भी तरह काम करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखो आप, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यही देखो, अब ऑक्सीजन ने नेगेटिव इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट किए तो इस पे नेगेटिव चार्ज। अब दुनिया की जितनी नेगेटिव चार्ज स्पीसीज होती हैं वो किसकी तरह काम करेंगी, न्यूक्लियोफाइल। तो ये दोनों की तरह काम कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल भी और न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल कब काम करेगा, जब किससे अटैक करेगा, कार्बन से। जब कार्बन से अटैक करेगा तो किसकी तरह काम करेगा, इलेक्ट्रोफाइल। और जब ऑक्सीजन से अटैक करेगा तो न्यूक्लियोफाइल। तो दोनों की तरह काम कर रहा है ये। सिमिलरली साइनाइड को देखो, नेगेटिव पार्सली और इस पे पार्सली कौन सा, पॉजिटिव। अब नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज अभी पढ़ा कैसी होती है, बोलो कैसी होती है, न्यूक्लियोफाइल। तो देखो अब नाइट्रोजन से अटैक करेगा ये मॉलिक्यूल तो किसकी तरह काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल। और कार्बन से अटैक किया तो इलेक्ट्रोफाइल। तो ये दोनों की तरह काम कर रही है स्पीसीज। तो क्लियर। तो नंबर 4 पॉइंट ये दोनों पे लगेगा, इलेक्ट्रोफाइल भी होंगे और ये न्यूक्लियोफाइल भी होंगे, दोनों होंगे ये। नंबर 4 पॉइंट
ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें सेंट्रल एटम से डायरेक्टली अटैच कौन हो, मीना, किसके द्वारा, डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड, तो ये मॉलिक्यूल किसकी तरह काम करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल भी और न्यूक्लियोफाइल भी। लास्ट बचा नंबर 5, ये सिर्फ न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल के टोटल 4 एग्जाम्पल खत्म हो गए, इतनी टाइप की इलेक्ट्रोफाइल होती है इस दुनिया में। न्यूक्लियोफाइल बचा है, आइए लास्ट, पाई इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड। पाई इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड ऐसे कंपाउंड जिसमें पाई बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं या पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, वो भी साथ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिच है तो इन्हें क्या चाहिए होगा, पॉजिटिव चार्ज, तो ये अटैक करेंगे पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी पर एंड डोनेट करेंगे अपने इलेक्ट्रॉन्स, कहलाए जाएंगे ये क्या, न्यूक्लियोफाइल। तो पाई इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड, अब पाई इलेक्ट्रॉन किसमें पाए जाते हैं, तो जिनमें पाई बॉन्ड, तो पाई बॉन्ड किसमें होता है, एल्कीन, एल्काइन, एल्काडाइइन, एल्काडाइइन, बेंजीन, ये सब एग्जाम्पल किसका है, ईटीसी, ये सब एग्जाम्पल किसका है साहब, न्यूक्लियोफाइल का। नोट करिए, फटाफट याद करो जल्दी से, कौन कौन है इलेक्ट्रोफाइल एंड कौन कौन है न्यूक्लियोफाइल, अभी पूछते भाई। समझ लो 5 मार्क्स का पेपर में पढ़ा चुका हूं तुम लोगों को, 5 क्वेश्चंस ऑर्गेनिक ही खत्म हो चुके अब तक, ये मान लो। एक इंट्रोडक्शन से क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी, एक आईयूपीएसी से, प्यूरिफिकेशन, एस्टिमेशन, और अब तक जीओसी में 2 क्वेश्चन पढ़ा चुका हूं, ये मान लो यहाँ से 2 क्वेश्चन आ चुके हैं। टोटल 17 से 18 क्वेश्चन होते हैं पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो एग्जाम में आते हैं। बन गया, हो गया नोट। पाई इलेक्ट्रॉन रिच किसका कंपाउंड, किसका एग्जाम्पल है, न्यूक्लियोफाइल। कार्बोनिल ग्रुप किसका एग्जाम्पल है, दोनों का, इलेक्ट्रोफाइल भी, न्यूक्लियोफाइल। लेकिन कार्बन से अटैक करेगा तो ऑक्सीजन से अटैक करेगा, साइनाइड में नाइट्रोजन से अटैक हो रहा है तो, कार्बन से अटैक हो रहा है तो इलेक्ट्रोफाइल। पाई इलेक्ट्रॉन, अच्छा सॉरी, दैट इज द डी ब्लॉक, डी ऑर्बिटल्स एंड सारी की सारी वैलेंसी अटैच है तो कौन, एग्जाम्पल PCl5, S3SO3, SF6 भी ऐड कर लो, SF6 मुझे याद नहीं आ रहा था, अब याद आ गया, SF6, SCl6, SF6 लिख लो, SCl6 लिख लो, ये मुझे 2 याद नहीं आ रहे थे, अभी याद आ गया। SF6 सल्फर की 6 वैलेंसी है, डी ऑर्बिटल्स है और सारे के सारे अटैच है किसके साथ, मीना के साथ, SF6 ऐड कर लो उसमें, क्लियर। लेविस एसिड किसका एग्जाम्पल है, लेविस बेस। H3O पॉजिटिव किसका एग्जाम्पल है, ना इलेक्ट्रोफाइल ना न्यूक्लियोफाइल, किसी का एग्जाम्पल नहीं है, वो एक्सेप्शन में आता है। अमोनियम किसका एग्जाम्पल है, ना इलेक्ट्रोफाइल और ना ही न्यूक्लियोफाइल, किसी की तरह काम नहीं करेगा। चल नोट कर, अब सुनिए, MP5 एक पॉइंट लिखें, MP5 क्या होती है, तो MP का मतलब डुअल, जहां पे भी MP लग जाए इसका मतलब डुअल, मतलब 2 बिहेवियर शो करेगा। MP का मतलब क्या होता है, डुअल बिहेवियर, जैसे एम्फीबियन सुना होगा तुमने,
एम्फीबिया, फ्रॉग को एम्फीबिया इसलिए बोलते हैं क्योंकि फ्रॉग दो प्रकार का बिहेवियर शो करता है। वो अर्थ की सरफेस के ऊपर भी रहता है और अर्थ की सरफेस के नीचे। ज्यादा गर्मी हो गई तो एस्टिवेशन में चला जाएगा, ज्यादा सर्दी हो गई तो हाइबरनेशन में चला जाएगा, मतलब धरती के नीचे चला जाएगा 60-70 फीट नीचे और वहीं आराम से सोएगा। क्लियर? बरसात में निकलता है सिर्फ, खाएगा पिएगा खूब सारा भोजन, खूब खाएगा और फिर जाके धरती के अंदर 5-6 महीने के लिए विलुप्त हो जाएगा। भाई पानी सूख गया, कहाँ चला गया? तो मर थोड़ी ना जाता है, फिर आ जाता है। बरसात जब होती है उसके अनुकूल मौसम होता है ना, तब निकल के आता है बाहर, है ना। लो अभी असली वाली बात नहीं है। फिर उसके बाद तुम्हें पूरी बरसात पूरी गर्मियों में नहीं दिखेगा, पूरी सर्दियों में नहीं दिखेगा। तो गर्मियों में चला गया अंदर तो बरसात होगी तो फिर आ जाएगा ऊपर। गर्मियों में अंदर गया तो गर्मियों में एसी लगती है, तो हम लोग ऐसे याद करते हैं गर्मियों में एसी की जरूरत है, गर्मियों में सोने चला गया तो एस्टिवेशन। सर्दियों में हीटर चाहिए तो हीटर चाहिए सर्दियों में, दैट इज हाइबरनेशन। तो सर्दियों में जाएगा नीचे सोने के लिए, पानी बहुत ठंडा हो गया, मर जाएगा। अभी जानवर धरती के अंदर घुस जाते हैं, वहीं आराम से होते हैं, दैट इज हाइबरनेशन। सर दर्द कर रहा है, ऐसी का है ना, ये कहाँ से कहाँ पहुंच गए। तुम भी विलुप्त हो जाओगे, तुम्हारा नाम रेड डाटा बुक में लिखवा देंगे, है ना। ये विलुप्त हुई पड़ जाती है। डोडो एमपी फाइल, और एमपी फाइल से देखें डुअल। और फाइल का मतलब खोखला बोला करो, तेज तेज बोलो, है इसमें क्या दिक्कत है। तो ऐसे लोग, ऐसे प्राणी जो दोनों को प्यार करते हैं, वाह कितना अच्छा, देखो इसका चलो फ्यूचर बहुत अच्छा है ना, दोनों को प्यार कर रहा है। ऐसा इंसान जो दो लोगों को प्यार करता है उसको क्या बोलते हैं? एम्पलीफाइड। अब दो लोग यहाँ पे किसको भाई? मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रीजन और न्यूक्लियस। तो ऐसे सब्सटेंस जो दोनों को प्यार करते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को भी न्यूक्लियस को भी। अब इलेक्ट्रॉन्स को लव करेंगे तो कहे जाएंगे इलेक्ट्रोफाइल, और न्यूक्लियस को लव करेंगे तो कहे जाएंगे न्यूक्लियोफाइल। तो ऐसी स्पीसीज जो दोनों को प्यारे हो, मतलब दोनों की तरह काम करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल भी होते हैं, न्यूक्लियोफाइल भी होते हैं, उन्हीं को हम नाम देते हैं क्या? एम्फीफाइल। एग्जाम्पल पंडित जी, एग्जाम्पल बताओ, कोई याद आता हो? कोई नहीं बोलेगा इनकी सिवा, बोलो मिली। अब पीछे चोरी करके देख रहे हैं, पकड़ी सीधा, पता नहीं क्या देख रही हो उसमें। मैं एग्जाम्पल पूछ रहा हूं, अभी 5 मिनट नहीं हुए मुझे मिटाए, बोलो। अबे एम्फी फाइल का और किसका? काय का? क्लोरीन। कार्बोनिल ग्रुप अभी बताया था, दोनों की तरह काम कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी और न्यूक्लियोफाइल, तो इसे एम्फीफाइल बोलेंगे। और साइनाइड ग्रुप, ये दोनों की तरह काम कर रहे हैं, तो जो दोनों की तरह काम करेंगे वो एम्फीफाइल। अभी लिखा के दिया पॉइंट नंबर 4, तो दोनों की तरह काम कर रहा है साइनाइड और कार्बोनिल, तो वो किसकी तरह काम करेगा? एम्फीफाइल। क्लियर है? नोट करिए इसको, लिखिए एम्फी का मतलब डुअल और फाइल का मतलब लव। जो दोनों को प्यार करें, इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी काम करें और न्यूक्लियोफाइल, उन्हें हम कहते हैं एम्फीफाइल। पता नहीं कहां से क्लोरीन आ जाती है यार, जो क्वेश्चन पूछे वो तो आंसर ही ना। मिनी तो फिर पीछे छुप छुप के देखना स्टार्ट कर देती है, कहीं नजर आ जाए तो। अभी पढ़ाए 2 मिनट भी नहीं हुआ सही से, खत्म कराया और याद ही नहीं रहता। ऋतिक तुमको याद था? लड़के हमेशा होशियार होते हैं, कुछ नहीं। चलो हम लोग कहाँ पहुंच गए थे? इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, खत्म हो गया अपना एम्फीफाइल। अब बचा एक लास्ट इंटरमीडिएट और इसका नाम है कार्बीन। चलो कार्बीन समझा, कार्बीन। देखिए कार्बीन क्या होती है। तो ऐसे न्यूट्रल कोवैलेंट कंपाउंड, न्यूट्रल कोवैलेंट कंपाउंड contain
न्यूट्रल कोवैलेंट कंपाउंड कंटेन न्यूट्रल कोवैलेंट कंपाउंड कंटेन दो टू बॉन्ड पेयर एंड वन लोन पेयर। ऐसे न्यूट्रल कोवैलेंट कंपाउंड जिनके पास टू बॉन्ड पेयर होते हैं, टू बॉन्ड पेयर, शॉर्ट फॉर्म में बीपी लिखा है, बीपी का मतलब बॉन्ड पेयर, एंड वन लोन पेयर को एलपी लिखा है, एलपी का मतलब लोन पेयर। तो न्यूट्रल कोवैलेंट कंपाउंड कंटेन टू बॉन्ड पेयर, वन लोन पेयर इज कॉल्ड कार्बीन। इनको नाम देते हैं साहब कार्बीन। क्या बोलते हैं इनको? कार्बीन। आगे बढ़ो, कार्बीन बोला जाता है। तो न्यूट्रल कोवैलेंट कंपाउंड जो कंटेन करें कितना बॉन्ड पेयर? दो बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर, या फिर दूसरी डेफिनेशन देंगे, द डाइरेडिकल्स, the diradical of methane, the diradical of methane contain paired or unpaired electron, paired and unpaired electron. So the diradical of methane contain paired and unpaired electron are called या is called also carbene, is also called carbene। इनको भी भैया कार्बीन ही बोला जा सकता है। तो कार्बीन क्या है? डाई रेडिकल्स ऑफ मीथेन जो कंटेन करते हैं पेयर्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ऐसे सब्सटेंस को नाम दिया जाता है कार्बीन, या फिर न्यूट्रल कोवैलेंट कंपाउंड जिनके पास दो बॉन्ड पेयर हो, एक लोन पेयर हो, उनको भी हम नाम देते हैं क्या साहब? कार्बीन। आइए बनाते हैं, देखते हैं थोड़ा सा। ये है हमारे पास मीथेन, मीथेन मॉलिक्यूल लिया, इसको सनलाइट में डाला तो होमोलिसिस होगी, सिमेट्रिकल ब्रेकिंग हुआ तो फॉर्म हुआ मिथाइल फ्री रेडिकल। पहले क्या बना? वन ऑड इलेक्ट्रॉन है भी, तो इसे मोनो रेडिकल्स ऑफ मीथेन बोलेंगे, दैट इज फ्री रेडिकल्स है ये। अब मैंने क्या किया? फिर से इसको सनलाइट में रखा। तो बेटा सनलाइट में जब आप प्रेजेंस कराओगे तो यहाँ पर फिर से इसका क्या होगा? होमोलिसिस, फिर से सिमेट्रिकली बॉन्ड ब्रेक होगा। तो कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन वापस लेगा, हाइड्रोजन अपना वापस ले लिया, और जब कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन वापस लेगा, जब यहाँ बॉन्ड ब्रेक हुआ था तो कार्बन ने अपना ले लिया था, हाइड्रोजन ने अपना, तो बन गया था मिथाइल फ्री रेडिकल। फिर से आपने सनलाइट की प्रेजेंस में रखा तो फिर से सिमेट्रिकल ब्रेकिंग हो गई, होमोलिसिस हो गई। अब देखिए इस कंपाउंड को, अब जरा इस कंपाउंड को देखो तो एक बॉन्ड और ब्रेक हुआ, इसने अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले लिया, तो ये कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? दो। क्लियर? अब जरा देखो ये दो इलेक्ट्रॉन का एक पेयर, इसे क्या बोलेंगे? लोन पेयर। और देखो इसमें दो बॉन्ड बने हैं तो कितने हैं? बॉन्ड पेयर, दो बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर। कैसा है कंपाउंड? न्यूट्रल, तो इसी को क्या बोलेंगे? कार्बीन। या फिर देखो डाइरेडिकल्स, तो ये देखो मीथेन से जब हम दो हाइड्रोजन हटा देते हैं, सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करते हैं दो हाइड्रोजन बॉन्ड का, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का जब सिमेट्रिकल ब्रेकिंग कराते हैं तो फॉर्म होता है डाइरेडिकल। और ये डाइरेडिकल देखो मीथेन का कंटेन कर रहा है एक लोन पेयर, दो बॉन्ड पेयर, तो इसको भी आप नाम देंगे क्या? कार्बीन। तो आप चाहे बोलिए न्यूट्रल कंपाउंड कंटेन टू बॉन्ड पेयर, वन लोन पेयर, या डाइरेडिकल ऑफ मीथेन आल्सो कॉल्ड एज ए कार्बीन। अब यहाँ पे जो दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ये पेयर्ड है कि अनपेयर्ड है, या फिर इसकी कार्बीन की कितनी स्पिन मल्टीप्लिसिटी है? तो ऑन द बेसिस ऑफ स्पिन मल्टीप्लिसिटी या फिर प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्ड और अनपेयर्ड, यही कार्बीन जो होती है वो दो टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है? दो टाइप की।
एक सिंगलेट और एक ट्रिपलेट। तो आइए एक एक करके स्टार्ट करेंगे। तो सिंपल सी कार्बीन क्या है बेटा, न्यूट्रल कोवैलेंट कंपाउंड जिनके पास कितने बॉन्ड पेयर हो, 2, कितना लोन पेयर हो, 1, उन्हें क्या बोलेंगे, कार्बीन। या फिर मीथेन के कौन से रेडिकल, डाई रेडिकल्स जो कंटेन करें पेयर्ड या फिर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, उनको भी हम क्या बोलते हैं, कार्बीन। यही तो है कार्बीन साहब। बनाइए पहले, नोट करें फटाफट। और ये आपकी कार्बीन बनी है, इसका नाम है मिथाइलिन कार्बीन। इसका नाम है मिथाइलिन कार्बीन, मिथाइलिन। इस कार्बीन का जो नाम आपके सामने बनी है, मीथेन के डाई रेडिकल ये जो कार्बीन बन के आई है, इसका नाम है, दैट इज द मिथाइलिन कार्बीन। बना लीजिए। हो गया, क्लियर। आइए अब बात हो रही है ऑन द बेसिस ऑफ स्पिन मल्टीप्लिसिटी। तो कार्बीन क्या है, ऐसे न्यूट्रल कोवैलेंट कंपाउंड जिनके पास 2 बॉन्ड पेयर हो और एक लोन पेयर हो, या फिर डाई रेडिकल्स ऑफ मीथेन कंटेन पेयर्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब क्या बोला जा रहा है, अब कार्बीन जो आपने बनाई है उसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ऑन द बेसिस ऑफ पेयर्ड एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ऑन द बेसिस ऑफ पेयर्ड एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और on the basis of spin multiplicity, on the basis of spin multiplicity, spin multiplicity, और इसको निकालने का फार्मूला होता है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी इक्वल टू होता है 2 इंटू समेशन ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर प्लस 1। इसको निकालने का फार्मूला क्या होता है, 2 इंटू समेशन ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर प्लस 1। अब जरा देखिए, अब इस बेसिस पर जो कार्बीन है, कार्बीन आर ऑफ 2 टाइप, इस बेसिस पर जो कार्बीन है वो 2 प्रकार की होती है, एक सिंगलेट कार्बीन और एक ट्रिपलेट कार्बीन। एक सिंगलेट कार्बीन, दूसरी ट्रिपलेट कार्बीन। चलो अब सिंगलेट कार्बीन क्या है, तो अगर कार्बीन में स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालना और ये 1 आ जाए तो इसे कहेंगे सिंगलेट कार्बीन, और स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकाले ये 3 आ जाए तो इसे कहते हैं ट्रिपलेट कार्बीन। जरा देखिए, आइए हमारे पास कार्बीन है, यही मिथाइलिन कार्बीन को देखें,
तो इसमें ये दो बॉन्ड पेयर हो गए और ये दो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक ही ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट है। इसमें प्रेजेंट है एक ही ऑर्बिटल्स में। अब एक ही ऑर्बिटल्स में है तो ये कैसे हो गए पेयर्ड। अब जरा निकालते हैं, एक ही ऑर्बिटल में है तो इनकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी है, तो 2 इंटू समेशन ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर। तो देखो बताओ, इसका मुंडी ऊपर है तो कितना +1/2 बोलो, और इसकी मुंडी किस कहां है नीचे, तो प्लस ब्रैकेट में -1/2 और बार हो जाएगा +1। अब बताओ ये -1 +1 कितना हो गया 0, 0 इंटू 2 0, तो यहाँ पे स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी आ गई 1, दैट इज स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी आ गई 1, तो 1 है तो नाम दे रहा है इसको सिंगलेट कार्बिन। तो सिंगलेट कार्बिन क्या है, तो आप बोलोगे ऐसी कार्बिन जिनमें ये दोनों इलेक्ट्रॉन कैसी होती हैं पेयर, कैसी होती हैं पेयर, उन्हें कहा जाता है क्या सिंगलेट कार्बिन। अब देखो इसमें क्या ऐसे कार्बिन जिनमें स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी आती है 1, उन्हें क्या नाम देते हैं सिंगलेट कार्बिन। अब यही कार्बिन है, पर अब हमने क्या किया, इस कार्बिन में दोनों इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग ऑर्बिटल्स में रखे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अलग अलग ऑर्बिटल्स में रखा, तो देखो ये इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं अनपेयर्ड। अब जरा स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालो, तो पहले तो इलेक्ट्रॉन जब अलग अलग ऑर्बिटल बनेंगे तो सेम ही डायरेक्शन में रहेंगे, तो ये भी अलग में ये भी अलग, तो सेम डायरेक्शन में होंगे पहले। तो चलो ध्यान से जरा स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालो, यहाँ पे Sm कितना आ रहा है, तो 2 इंटू समेशन ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर कितना है +1/2 तो +1/2 कितना आ जाएगा 1 इंटू 2 2 + 1 कितना आ गया 3, तो यहाँ पे स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी आ गई 3, तो इसे ट्रिपलेट कार्बिन बोलेंगे। तो कहेंगे ऐसी कार्बिन जिनमें स्पिन मल्टीप्लिसिटी 3 होती है, या फिर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, या जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उन्हें ट्रिपलेट कार्बिन बोला जाता है, और जिसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाया जाता है उसको सिंगलेट कार्बिन। तो ऑन द बेसिस ऑफ पेयर्ड और अनपेयर्ड, पेयर्ड है तो कौन सी कार्बिन सिंगलेट, अनपेयर्ड है तो ट्रिपलेट। सिंगलेट कार्बिन कब बोलेंगे, जब इसमें मल्टीप्लिसिटी कितनी हो 1 तो सिंगलेट, 3 हो तो ट्रिपलेट। नोट करिए। हो गया। आइए प्रॉपर्टी पर, इसमें कैसे इलेक्ट्रॉन है पेयर, इसमें अनपेयर, तो लिखो हैविंग पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। प्रॉपर्टी लिखिए सिंगलेट कार्बिन की, इसमें कैसे इलेक्ट्रॉन होते हैं पेयर, और ट्रिपलेट में लिखे इसमें कैसे इलेक्ट्रॉन होते हैं अनपेयर। क्लियर। नेक्स्ट, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे सारे तो कैसा होगा डाया की पैरा, देखिए इसमें डायामैग्नेटिक, सिंगलेट में डायामैग्नेटिक, बोलो ट्रिपलेट पैरामैग्नेटिक। नोट करो, सिंगलेट में डाया, ट्रिपलेट में पैरामैग्नेटिक। क्लियर। अब जरा देखो, इसमें ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक ही ऑर्बिटल्स में है,
तो देखो इसके पास कितने सिग्मा बॉन्ड है, 2 सिग्मा, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं और बैलेंस सेल में है तो एक लोन पेयर। टोटल कितना हो गया 3, तो 3 के लिए हाइब्रिडाइजेशन sp2। तो जो सिंगलेट कार्बिन होती है वो कैसी रहती है, sp2 हाइब्रिडाइज। नेक्स्ट शेप, इसका शेप कौन बताएगा, बोलो शेप इसका क्या होगा, जियोमेट्री। हाँ ले लो, ट्राइगोनल पिरामिडल। सामने बनी है नासपीटी तब भी नहीं देख पा रही है। एंगुलर sp2 विद 1 लोन पेयर के साथ क्या होता था, बेंट शेप या फिर एंगुलर शेप, और बना भी है फिगर फिर भी नहीं देख पा रही, तो ये ट्राइगोनल प्लेन। नासपीटी कहां से कहां आते हैं, मैं भी लिख दे रहा हूं बेंट शेप लिखो, मेरे दिमाग में वही चल रहा था। बेंट शेप या फिर कैसा, एंगुलर शेप, हाँ बी शेप। अब याद आया तुम्हें, गाली खाने के बाद सब याद आ जाता है ना। बी शेप, गाली आली नहीं, ये सिर्फ डांटना है, कोई गाली आली नहीं। नासपीटा कंप्लेन कर दो थाने में जाके, क्या होगा, कुछ नहीं। वो भी टेंशन में आएगा किस आदमी को पकड़ के ले आए। मैं जाती पुलिस को गरियाना स्टार्ट कर दूंगा, मैं सीधा ही जाके थाने में गाली देना स्टार्ट कर दूंगा, भयंकर वाला। तो बहुत बुरी बुरी गाली, मतलब वो सोच भी नहीं सकता, वो सोचेंगे आदमी पागल है, भगाओ इसको पहले। आ जाओ इधर, sp2 शेप कैसा, बेंट शेप। अच्छा, बॉन्ड एंगल लेस देन 120 डिग्री। तो ये कैसा होता है, ये sp2 हाइब्रिडाइज। क्लियर, बेंट शेप, बी शेप और एंगुलर शेप, और लेस देन कितना 120 डिग्री इसका बॉन्ड एंगल। चलो इसको देखो, फिर आ गया ये। देखो जरा यहाँ पर ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है अलग अलग ऑर्बिटल्स में, तो फिर इस यहाँ पर क्या है, 2 सिग्मा बॉन्ड, सिर्फ बॉन्ड पेयर है। क्लियर, बॉन्ड पेयर, पर ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अलग अलग है, तो ऑड इलेक्ट्रॉन है पर लोन पेयर नहीं है ये, तो 0 लोन पेयर इसमें, केवल 2 सिग्मा बॉन्ड है सिर्फ, तो 2 सिग्मा बॉन्ड 0 लोन पेयर। तो फिर बताओ 2 के लिए हाइब्रिडाइजेशन sp, और sp विदाउट लोन पेयर लीनियर, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री। अब हुआ सही आंसर। तो ये लीनियर शेप बनी है आपकी, तो ट्रिपलेट कार्बिन कैसी होती है, लीनियर शेप, और सिंगलेट कार्बिन कैसी होती है, बेंट शेप। इसका कार्बन कैसा होता है, sp2 हाइब्रिडाइज, इसका sp हाइब्रिडाइज। तो sp हाइब्रिडाइज कौन सी कार्बिन है, ट्रिपलेट। क्लियर, आगे बढ़ेंगे, लास्ट पॉइंट सुनिए। ये जो सिंगलेट कार्बिन होती है ये हाईली रिएक्टिव होती है। कैसी होती है, हाईली रिएक्टिव। रिएक्टिव क्यों है, क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी कम है, स्टेबिलिटी कम है तो रिएक्टिविटी ज्यादा है। क्लियर भाई, तुरंत तो रिएक्ट कर रहा है, अगर कोई रिएक्टेंट लाए हम तो तुरंत ही रिएक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब उसकी स्टेबिलिटी कैसी है, कम, रिएक्टिविटी कैसी है, ज्यादा। तो दैट इज द, ये जो सिंगलेट कार्बिन होती हैं ये लेस स्टेबल है, हाईली रिएक्टिव है, सो इन्हें कहा जाता है हॉट मिथाइलिन। क्या नाम देते हैं, हॉट मिथाइलिन। तो सिंगलेट कार्बिन आर लेस स्टेबल, स्टेबल काम है, एंड मोर रिएक्टिव, बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। सिंगलेट कार्बिन आर लेस स्टेबल एंड मोर रिएक्टिव, so they are called कौन सी मिथाइलिन, हॉट मिथाइलिन। गरम गरम हो गई, तुरंत ही रिएक्शंस कर दे रही हैं, थोड़ा भी टाइम नहीं लगाती है, हॉट मिथाइलिन। और ये मिथाइलिन देखो, इनका स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है, तो रिएक्टिविटी कम है, रिएक्टिविटी कम है तो रिएक्ट नहीं करेंगी, तो ये बड़ी ठंडी ठंडी है, तो बोलेंगे कोल्ड मिथाइलिन। ट्रिपलेट कार्बिन आर more stable
एंड लेस रिएक्टिव। रिएक्शन नहीं लिखा है, रिएक्टिव लिखा है, नहीं तो कुछ रिएक्शन ही छाप देंगे। लेस रिएक्टिव। ट्रिपलेट कार्बाइन आर मोर स्टेबल, लेस रिएक्टिव, सो दे आर कॉल्ड, सो इट इज कॉल्ड कोल्ड मिथाइलिन। इसको ठंडी मिथाइलिन बोलते हैं, उसको गर्म मिथाइलिन बोलते हैं। तो किसका नाम गर्म मिथाइलिन है? सिंगलेट का। किसका ठंडा मिथाइलिन है? ट्रिपलेट का। क्या हो कहा कोल्ड लिखा है? कोल्ड नहीं, हॉट लिखा है। देखो मन की आंखों से। सही बोल रहे, मन की आंखों से देखो, सही सही दिखेगा, हॉट ही दिखेगा। अरे मिथाइलिन और कुछ नहीं भाई। डिस्टर्ब कभी उठा के फेंक दो ना, स्पीड नीचे ही जाके। ऐसे नहीं फेंकना है, फेंकना ही है? और क्या हड्डी तो टूटेगी। हम लोग गाना गाएंगे, ओम जय जगदीश हरे, तस्लीम सबसे खून पड़े, इसकी टूटे 35 हड्डी, 365 टाके लगे। हो गया? नेक्स्ट, अब ये कार्बिन कहां से पैदा की जाती है? तो एडिडाल सोर्स ऑफ कार्बिन। कार्बिन का सोर्स कहाँ है? कहां से लाते हैं कार्बिन को, कहां से बनाते हैं? तो सोर्स ऑफ कार्बिन, कार्बिन को बनाने का क्या सोर्स है, कहां से इनको हम पैदा करते हैं? भाई देखें, तो जिसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी 1 वो जिसका 3 वो ट्रिपलेट। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी 1 है तो ये सिंगलेट, 3 है तो ट्रिपलेट। किसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन? किसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? पैरामैग्नेटिक ट्रिपलेट, सिंगलेट नहीं ट्रिपलेट। डायामैग्नेटिक sp2 हाइब्रिडाइज, sp हाइब्रिडाइज। कोल्ड मिथाइलिन, हॉट मिथाइलिन। बस इतनी बातें याद रखें। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सोर्स ऑफ कार्बिन। कार्बिन कहां से लेंगे, कहां से पैदा करेंगे इनको, कहां से निकालते हैं, क्या सोर्स है? तो पहला है फ्रॉम डिकम्पोजिशन या फोटो, फ्रॉम डिकम्पोजिशन ऑफ डाइएजोमीथेन एंड कीटीन। कीटोन नहीं, कीटीन। कीटीन का फार्मूला CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, इसे कीटीन बोलते हैं। और डाइएजोमीथेन ये फ्रॉम डिकम्पोजिशन ऑफ डाइएजोमीथेन एंड कीटीन इन सनलाइट, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जैसे कि आपके सामने ये डाइएजोमीथेन है, CH2N2, हमने सनलाइट का प्रेजेंस लिया तो इसने क्या किया, ये कार्बन नाइट्रोजन का सिमेट्रिकली बॉन्ड ब्रेक किया, एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ने अपना ले लिया, इस नाइट्रोजन ने अपना, कार्बन ने अपना। सिमिलरली यहां भी सिमेट्रिकली बॉन्ड ब्रेक हुआ, कार्बन ने अपना, नाइट्रोजन ने अपना। तो देखो क्या बनके तैयार हो गया, CH2 साथ में बाहर निकला नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड, इसने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, नाइट्रोजन इसने अपना इलेक्ट्रॉन्स ले लिया, और दो इलेक्ट्रॉन आमने सामने कभी एक दूसरे को गलती से टुकुर टुकुर नहीं देखा करते, हमेशा क्या करते हैं, बॉन्ड बॉन्ड खेला करते हैं। ये दुनिया का यथार्थ सत्य है। क्लियर? आगे बढ़ो।
हाँ, ये सिर्फ मोह माया है, बाकी सब। आगे बढ़ो, नेक्स्ट दूसरा कीटीन लो, ये है कीटीन। इसका सनलाइट में डिकम्पोजिशन कराओ तो देखो यहां से सिमेट्रिकली बॉन्ड ब्रेक करो, यहां पर ये सिमेट्रिकली बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो इसने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन वापस ले लिए और बाहर निकल गया कार्बन मोनोऑक्साइड। अब ये देखो बना है आपके सामने CH2 डाई रेडिकल्स ऑफ मीथेन बन के तैयार हुआ, दैट इज कार्बिन, और ये मिथाइलिन कार्बिन है। दूसरा फ्रॉम क्लोरोफॉर्म, फ्रॉम क्लोरोफॉर्म इन बेस, जब आप क्लोरोफॉर्म को लेते हैं किसमें, बेस में, तो फ्रॉम क्लोरोफॉर्म प्रेजेंट इन बेस, या इन बेस से काम चला लेंगे, प्रेजेंट इन बेस, प्लस साइन प्रेजेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। बेस में आप ले सकते हो KOH NaOH, ये हमारे पास क्लोरोफॉर्म है CHCl3। जब हमने इसको डाला भाई बेस के अंदर लाइक KOH या NaOH, तो क्या हुआ, यहां पर इसका ब्रेकिंग हुआ, अनसिमेट्रिकली कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक हुआ, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो नेगेटिव, और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पॉजिटिव, ये कम, तो इस पे प्लस चार्ज। जैसे ही आप बेस में डाला तो इसने इसका करा दिया आयनाइजेशन H प्लस एंड CCl3 माइनस में, CCl3 माइनस। कार्बन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे, 4, 3 बॉन्ड बना लीजिए, 7, एक उधार ले लिया, 8। अब 8 में बेटा 4, 3, 7 और 1, 8। अब आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, क्लियर। 8 थे और एक उधार ले लिया तो कितने हो गए, 9, तो हो गया CCl3 माइनस या CCl3 था। देखो अभी आगे बढ़ो, नेक्स्ट। अब जरा ध्यान से देखिए, ये CCl3 माइनस, क्लियर, ये कौन है, CCl3 माइनस। अब ये क्या कर रहा है, Cl माइनस को बाहर निकाल रहा है। जरा देखो Cl माइनस को जब बाहर निकालेगा तो क्या होगा, जब यहां से Cl माइनस निकलेगा तो एक क्लोरीन कम हो गई यहां से, देखो इधर भाई कितनी क्लोरीन कम हो गई, 1, क्लियर। अब जरा दूसरा पॉइंट देखें बेटा, क्लोरीन कितनी कम हो गई, 1, और बेटा जब यहां से Cl माइनस निकलेगा तो क्या करेगा, ये एक अपना इलेक्ट्रॉन्स तो लेके जाएगा ही, और एक किसका इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है, कार्बन का, तो कार्बन का नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, खत्म। तो देखो क्या बचेगा, CCl2, और बाहर क्या निकल गया, Cl माइनस, क्लियर है कि नहीं। अब कार्बन के बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 4, कितने बॉन्ड बना लिए, 2 रह गए, तो देखो ये बन गया डाई रेडिकल्स, है ना, या फिर एक ऑर्गेनिक न्यूट्रल कोवैलेंट कंपाउंड, इसमें कार्बन क्लोरीन के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड है, एक न्यूट्रल कोवैलेंट कंपाउंड जिसके पास 2 है बॉन्ड पेयर, और एक क्या है, लोन पेयर। इसी को ये क्या बोलते थे, कार्बिन। और जो कार्बिन आपके सामने बनी है इसका नाम है डाइक्लोरोमीथेन। क्या नाम है इसका, डाइक्लोरोमीथेन। तो क्लोरोफॉर्म से जो कार्बिन मिलेगी उसका नाम क्या होगा, डाइक्लोरोमीथेन। और जो आपको डिकम्पोजिशन ऑफ डाइएजोमीथेन एंड कीटीन से मिलेगी उसका नाम क्या होगा, मिथाइलिन। नोट करिए, ये मिथाइलिन कार्बिन है, और वो कौन सी आपकी, डाइक्लोरोमीथेन, CCl2। बात करेंगे, ये हो गई सोर्स ऑफ कार्बिन। तो कार्बिन कहां से निकालते हैं, डिकम्पोजिशन ऑफ डाइएजोमीथेन और कीटीन से, या फिर फ्रॉम क्लोरोफॉर्म इन बेस। इससे कौन सी कार्बिन मिलती है, डाइक्लोरोकार्बिन, और इसमें मिथाइलिन कार्बिन। और यही 2 मोस्ट कॉमन कार्बिन है, याद रखना, एक डाइक्लोरो और एक मिथाइलिन। अब कार्बिन दोनों की तरह काम करती थी, इंटरमीडिएट की तरह भी
और दैट इज द अटैकिंग रिएजेंट। तो कौन कौन सी रिएक्शन है जिसमें कार्बिन अटैकिंग रिएजेंट है और कौन कौन सी रिएक्शन है जिसमें कार्बिन इंटरमीडिएट है। तो लिखिए पहला रिएक्शन इन विच कार्बिन इज ए अटैकिंग रिएजेंट। तो पहला इंसर्शन रिएक्शन, बस नाम ही याद रखो। दूसरा रिंग एक्सपेंशन रिएक्शन, रिंग का लेंथ बढ़ाना हो, कार्बन बनाना हो तो आप रिएक्शंस करा के मिथाइलिन का अटैक करा के रिंग का कार्बन का चेन का नंबर बढ़ा सकते हैं, रिंग एक्सपेंशन रिएक्शन। और तीसरी है प्रिपरेशन ऑफ साइक्लो एल्केन फ्रॉम एल्कीन। इसमें ये वर्क करती है एज ए अटैकिंग रिएजेंट की तरह। इंसर्शन रिएक्शंस में रिंग एक्सपेंशन रिएक्शन एंड प्रिपरेशन ऑफ साइक्लो एल्केन फ्रॉम एल्कीन। हो गया। अब रिएक्शन इन विच कार्बिन फॉर्म एज ए इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट की तरह बनती है। हटा दो इसको, नाम लिख गई। नेक्स्ट रिएक्शन इन विच कार्बिन फॉर्म एज ए इंटरमीडिएट। तो पहली कार्बिल अमाइन रिएक्शन, कार्बिल अमाइन रिएक्शन। दूसरा रीमर टीमैन रिएक्शन, रीमर टीमैन, ऐसे टाइमैन बोलते हैं पर मैं टीमैन ही बोलता हूँ जनरली। राइमर टीमैन रिएक्शन, रीमर टीमर रिएक्शन ऐसे याद रखो, रीमर टीमर रिएक्शन। नंबर थर्ड बिटिंग रिएक्शन, बिटिंग रिएक्शन। नंबर 4 वोल्फ रिएक्शन या वोल्फ रीअरेंजमेंट। इन सब में कार्बिन फॉर्म होती है एज ए इंटरमीडिएट। क्लियर? ऐसे याद रखना मिडनाइट में, इसके लिए ट्रिक याद रखना, मिडनाइट में कार्तिक और लिया, मिडनाइट में कार्तिक और लिया। क्लियर? कार्तिक और रिया है ना? कहा भूल गया क्या मैं? मिडनाइट में गड़बड़ हो रहा है क्या? मिडनाइट में कार्तिक और रिया बिटिया बोल को देखकर डर गए। तुम लोग गलती सोचते हो, हम क्या करें? मिडनाइट का मतलब है गलत बात है, ऐसे मत सोचा करो। मिडनाइट में कार्तिक और रिया बिटिया बोल को देखकर डर गए। डर ही जाएंगे बेटा, बोल को दिख जाएगा तो देखो मिडनाइट का मतलब इंटरमीडिएट कार्बिन, कार्तिक का मतलब
कार्बेलामाइड। रिया का मतलब रीमर टीमन रिएक्शन। बिटिया का मतलब बिटिंग रिएक्शन। वोल्फ का मतलब वोल्फ रीअरेंजमेंट। और डर गए देख के, हम कुछ नहीं कर सकते, डर गए तो डर जाने। क्लियर? ये खत्म हो गए अपने सारे के सारे इंटरमीडिएट। अब हेडिंग डालना नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। क्लियर? अच्छा, मैंने फ्री रेडिकल में बताए थे कि कहाँ कहाँ इंटरमीडिएट की तरह वर्क करते हैं, तो उसके लिए तुम ट्रिक लिख लो। ये ट्रिक लिखो, कैसे याद रखोगे उसको फ्री रेडिकल के लिए। फ्री रेडिकल के लिए देखो क्या ट्रिक लिखोगे। तो फ्री रेडिकल में मैंने एग्जाम्पल लिखा है, जरा मुझे एग्जाम्पल बता दो। पहला क्या लिखा है? दूसरा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ एल्केन। तीसरा एडिशन ऑन एल्कीन अकॉर्डिंग टू एंटी-मार्कोनिकॉफ रूल। और फिर एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। और फिर इसके बाद ऑफ टोलुइन। और लास्ट में कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। क्लियर? तो इसके लिए लिखो फ्री का बॉलेट। फ्री का बॉलेट, फ्री का बॉलेट, फ्री का बॉलेट लेकर सब एल्केन। फ्री का बॉलेट लेकर सब एल्केन आंटी के साथ, इसके साथ आंटी के साथ, फ्री का बॉलेट लेकर सब एल्केन आंटी के साथ इलेक्सा नहीं, इलेक्सा। फ्री का बॉलेट लेकर सब एल्केन एंटी के साथ इलेक्सा साथ जाते हैं कब्बाली देखने। क्या देखने? कब्बाली। ये है फ्री का वॉलेट लेकर सब एल्केन आंटी के साथ एलेक्सा सब जाते हैं कब्बाली देखने। अब देख लो यहाँ पे पहले मतलब समझो। फ्री का मतलब है फ्री रेडिकल, ठीक है। फ्री का मतलब फ्री रेडिकल। वॉलेट से वुड्स रिएक्शन, सब एल्केन से सब्स्टिट्यूशन, सबसे लेकर साइलेंट है भैया, सबका मतलब सब्स्टिट्यूशन, एल्केन का मतलब एल्केन, आंटी के साथ मतलब एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशंस ऑफ एल्कीन, एलेक्सा का मतलब एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, सब जाते हैं मतलब सब्स्टिट्यूशन क्लोरो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ टोलुइन, कब्बाली का मतलब कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। ऐसे याद रखेंगे। हो गया? चलो नेक्स्ट टाइम डालो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। नेक्स्ट चैप्टर मतलब टॉपिक है इसके अंदर। अब ये पोर्शन अलग है, रिएक्शन मैकेनिज्म का पार्ट खत्म हो गया, लेकिन जब ये इंटरमीडिएट बनेंगे तो इनमें इलेक्ट्रॉनिक का डिस्प्लेसमेंट होगा, इधर से उधर जाएंगे। तो बात कर रहे हैं कौन सा डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट किसमें प्रेजेंट होगा और वो स्टेबिलिटी को कम करेगा कि ज्यादा। तो बात करते हैं इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, और ये टोटल 4 प्रकार के होते हैं। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट ये कितने टाइप के होते हैं? 4। कौन कौन से? पहला होता है हाइपर कॉन्जुगेशन, दूसरा इंडक्टिव इफेक्ट, तीसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट और चौथा रेजोनेंस इफेक्ट। मैंने आपको बोला था कि मैं एक बार रेजोनेंस आपको और सिखाऊंगा, वो है जीओसी में।
लेकिन जिसको पहली बार में समझ में आएगा उसको दूसरी बार, क्योंकि मैं जब अब पढ़ाऊंगा एक शब्द चेंज नहीं करूंगा, एग्जैक्ट वही बात बोलूंगा जब मैंने आपको केमिकल बॉन्ड लिमिट सिखाई। मैं कुछ भी चेंज नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि सेम रेजोनेंस मतलब रेजोनेंस, ऐसा थोड़ी ना यहाँ पढ़ाऊंगा तो कुछ और हो जाएगा भैया, वो रेजोनेंस रेजोनेंस ही रहेगा, वही सेम कंडीशन, हर चीज वही होगी। क्लियर? चले, तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं, इसकी आगे की बात होगी कल के लेक्चर में। थैंक यू, धन्यवाद। सब लोग जा सकते हैं।